Today we are going to discuss Unit 2 from the video lecture series Java Programming. The name of the unit is Java Fundamentals. सबसे पहले इस यूनिट के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एक बार हम ओवरव्यू और रिव्यू कर लेते हैं. तो लेट्स रिव्यू द टॉपिक्स. फर्स्ट थिंग, अगर हम बात करें इस चैप्टर में, तो जावा फंडामेंटल इज अ चैप्टर नेम, दैट इज चैप्टर 2. द फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू क्लास एंड ऑब्जेक्ट. ये टॉपिक हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं. इसका ओवरव्यू मैं आपको दोबारा से दूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएं. हाउ टू डिफाइन ए क्लास, हाउ टू क्रिएट ए क्लास, व्हाट आर स्कोप रूल्स, व्हाट आर रेफरेंस वेरिएबल्स एंड व्हाट आर रेफरेंस वैल्यूज. कैसे हम लोकल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, एंड व्हाट आर द इनिशियल वैल्यू फॉर वेरिएबल्स. तो ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 से, राइट. आफ्टर दैट, in the next lecture we are going to discuss operators, different type of operators we have: arithmetic, logical, bitwise, what is new, equality, what is the instance of keyword, conditional operator क्या होते हैं, control flow statement क्या होते हैं, for each loop क्या होते हैं, what is widening and narrowing conversions, कैसे हम रेफरेंस वैल्यू असाइन और कास्ट करते हैं, जावा मेथड्स क्या होते हैं, एरेज जावा में कैसे डिक्लेयर होते हैं, व्हाट आर एनोनिमस एरेज, मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं, व्हाट आर इनम्स, इनम्स के बारे में हम पूरा यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, राइट. तो ये पूरा है इनम के बारे में. यहाँ पे इनम के बारे में हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट, पैरामीटर पासिंग, कैसे ऑब्जेक्ट रेफरेंस वैल्यू को हम पास करते हैं, कैसे एरे रेफरेंस वैल्यू का हम यूज़ करते हैं जावा में, फाइनल पैरामीटर क्या होते हैं, फाइनल पैरामीटर्स क्या होते हैं, हाउ टू यूज़ वेरिएबल एरिटी मेथड, कैसे हम वेर आर्क्स को कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू यूज़ करते हैं. तो ये सारे टॉपिक हम यूनिट 2 दैट इज जावा फंडामेंटल्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. जस्ट ए मिनट. यहाँ पे हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के बारे में एक बार और यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, राइट. व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स ऐसी बेसिक यूनिट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो एक रियल लाइफ एंटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं. लेट्स सपोज वी हैव ए डॉग. डॉग की अगर कोई आइडेंटिटी है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और उसके कुछ बिहेवियर, अगर हमने इन सारी चीज़ों को डिक्लेयर कर दिया, लेट्स सपोज वी हैव ए क्लास डॉग एंड वी हैव क्रिएटेड एन एट्रीब्यूट और एन ए वेरिएबल नेम जो स्ट्रिंग टाइप का है, जिसमें हम डॉग का नेम रख रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं. सेकेंड थिंग, इसके एट्रीब्यूट्स, उसकी ब्रीड क्या है, उसकी एज क्या है एंड उसका कलर क्या है. आफ्टर दैट, बिहेवियर, ऑल द मेथड्स, जैसे ही वो बात करेगा कैसी साउंड आएगी, स्लीप कितने घंटे सोएगा, ईट व्हाट टू ईट. तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं. ये तो आप एज ए टेम्पलेट क्लास के थ्रू क्रिएट कर सकते हो. मगर एक्चुअल ऑब्जेक्ट में जब आप उसका नाम प्रोवाइड कर दोगे, लेट्स सपोज यू हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस क्लास डॉग, आई विल से द ऑब्जेक्ट नेम एज डी. जब मैं इस डी का कुछ नेम यहाँ पे रख दूंगा, उसके एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, एंड आफ्टर दैट ऑल द मेथड्स I will define. Then this dereference variable is called
और इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास डॉग। तो यहाँ पे स्टेट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपके एट्रीब्यूट्स को, राइट। बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है उसके मेथड्स को, एंड आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करता है उसका यूनिक नेम। तो ऑब्जेक्ट्स ऐसी रियल वर्ल्ड एंटिटीज हैं जो रिप्रेजेंटेशन है आपकी क्लास का, राइट। और क्लास क्या होती है, क्लास के बारे में आपको ऑलरेडी मैंने बताया है। क्लास इज ए यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट, राइट, और ए प्रोटोटाइप। ये एक ब्लूप्रिंट है या प्रोटोटाइप है फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। इट रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ प्रॉपर्टीज or methods that are common to all objects of one type. It includes below components. Modifier हो सकता है, क्लास के आगे हम आइदर पब्लिक और डिफॉल्ट मॉडिफायर्स लगा सकते हैं, उसके हमें नेम देना पड़ेगा क्लास का, ठीक है, एंड दैट शुड बी बिगिन विद एन कैपिटल लेटर। अगर कोई सुपर क्लास है, हमें उसको एक्सटेंड करना है, कोई इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करना है, एंड वी नीड ए बॉडी फॉर दैट क्लास। तो एक बार देख लेते हैं कैसे हम क्लास को यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। तो दिस इज ए वे यू कैन क्रिएट ए क्लास इन जावा। फर्स्ट क्लास कीवर्ड, यहाँ पे हमने जो मॉडिफायर यूज किया हुआ है वो है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मीन्स नथिंग वी शुड राइट बिफोर द क्लास। अगर हमें पब्लिक लिखना है, पब्लिक बनाना है क्लास को, तो यहाँ पे पब्लिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने डिफॉल्ट लिखा हुआ है, डिफॉल्ट में जरूरत नहीं है कुछ भी कोई भी वर्ड की, कोई भी कंटेंट की। तो ये क्लास अभी डिफॉल्ट है। हियर द क्लास नेम, यहाँ पे क्लास का नाम आएगा। कोई अगर सुपर क्लास एक्सटेंड करनी है तो एक्सटेंड कीवर्ड, देन नेम ऑफ द सुपर क्लास। आफ्टर दैट कर्ली ब्रेसेस से आपको स्टार्ट करना है, कर्ली ब्रेसेस से बंद करना है, और यहाँ पे जितने भी एट्रीब्यूट्स, जितने भी मेथड्स आएंगे वो आपकी क्लास के अंदर आएंगे। गॉट इट? So this is the way you can create a class in Java. एक बार हम एक्चुअल क्लास देख लेते हैं अपनी। इससे पहले भी मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास नेम है स्टूडेंट। मैंने उसे पब्लिक क्रिएट किया है यूजिंग द कीवर्ड पब्लिक। आफ्टर दैट द क्लास कीवर्ड यूजिंग विच दिस स्टूडेंट विल बी, द स्टूडेंट कीवर्ड विल बी रिकॉग्नाइज एज ए क्लास, ठीक है। क्लास लिखने पे ये स्टूडेंट एक क्लास की तरह रिकॉग्नाइज किया जाएगा। पब्लिक का मतलब इस क्लास को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, मतलब जेवीएम इसको, जेवीएम और अदर पैकेजेस वर्ड में जितनी भी क्लासेस हैं वो इसको यूज कर सकती हैं। यहाँ पे हमने दो एट्रीब्यूट बनाए हैं। फर्स्ट इज एज हैविंग इंट डेटा टाइप, एंड सेकेंड वन इज नेम हैविंग स्ट्रिंग डेटा टाइप। आफ्टर दैट आई हैव क्रिएटेड मेथड्स टू सेट और टू फेच द वैल्यू ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट में मैंने यहाँ पे देखिए, अगर अब मैं एज की बात करूँ, सेट एज टू सेट द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट। मैंने एक वैल्यू पास की, उस वैल्यू को मैंने सेट कर दिया अपनी क्लास की एज में, और मैं जो मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी एज में। सिमिलरली सेट नेम के लिए मैंने यही किया। अगर मुझे फेच करना है तो सिंपली मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव क्रिएटेड ए मेथड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये मेथड बेसिकली जेवीएम के रिस्पेक्ट में होता है। जेवीएम क्लास को तभी एग्जीक्यूट करता है जब उसको वहां पे मेन मेथड मिले। जेवीएम चेक करेगा फॉर मेन मेथड। मेन मेथड हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड बनाना है। पब्लिक मीन्स जेवीएम कैन एक्सेस दिस मेथड, पब्लिक है तभी एक्सेस कर पाएगा। स्टैटिक मीन्स दिस मेथड बिलोंग्स टू दैट क्लास। वॉइड मीन्स इट शुडंट हैव एनी रिटर्न टाइप, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। और स्ट्रिंग आर्ग्स मीन्स अगर आपको कोई आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे एक एरे आर्क्स क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे अभी हम कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम जेवीएम हमारे जो मेन मेथड के अंदर लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रन कर सके, इसलिए हम इसका एक सिंपल सिंटैक्स लिखेंगे और अपने जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको यहाँ पे पुट डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट, सबसे पहले आप स्टूडेंट क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए। तो हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट क्लास? क्लास नेम, object name is equal to new keyword, and after that constructor.
कंस्ट्रक्टर इज सिमिलर टू दैट क्लास, राइट। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्रिएट हो गया। अगर मुझे एज सेट करनी है तो मैं इसका सेट एज मेथड कॉल कर दूंगा, स्टूडेंट डॉट सेट एज, और उसके अंदर इंटीजर वैल्यू पास कर दी 20। तो आपका मेथड, ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा, दिस वन, फ्रॉम लाइन 5 टू लाइन 7। इट मीन्स आपकी जो वैल्यू 20 है वो इसमें सेट हो गई एज में, और दिस डॉट एज इज इक्वल टू 20। दिस रिप्रेजेंट दैट ऑब्जेक्ट हु इज गोइंग टू कॉल सेट एज मेथड। यहाँ पे स्टूडेंट डॉट एज इज इक्वल टू 20 मीन्स स्टूडेंट में जो एट्रीब्यूट एज है उसकी वैल्यू 20 सेट हो गई। सिमिलरली स्टूडेंट डॉट सेट नेम सुरेश, तो यहाँ पे सेट नेम कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन नेम हैविंग द वैल्यू सुरेश एंड स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, नेम इज सुरेश। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करा दिया है यूजिंग गेट फंक्शन, यूजिंग गेटर्स। इस तरीके से आप अपनी क्लास से अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उनमें वैल्यू सेट कर सकते हैं और उनको फैच कर सकते हैं। ये आपको मैंने पहले भी बताया है, जस्ट एक रिवीजन काइंड ऑफ है, ताकि आप गोइंग थ्रू कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जी, तो ओके। दिस इज द वे यू आर गोइंग टू यूज दिस। तो यहाँ से दोबारा हम अपने जो लेक्चर है उस पर चलते हैं। तो द नेक्स्ट टॉपिक in this lecture is scope rules, right? So the next thing is scope rules. यहाँ पे what is scope? पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। Scope means कोई भी क्लास है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स आपके पास हैं, ठीक है। कुछ एट्रीब्यूट्स आपके पास हैं। लेट सपोज इससे पहले हमने देखा था एज और नेम। तो ये दोनों एट्रीब्यूट्स आपकी क्लास में कहाँ पे यूज हो सकते हैं, कितना उसका स्कोप है, क्या वो दुनिया मतलब उस क्लास के बाहर भी उसको यूज किया जा सकता है, उनकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक है, यही होते हैं आपके स्कोप रूल्स। मींस आप उनको मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं या नहीं, क्या मेथड के अंदर बनाए हुए वेरिएबल्स आप बाहर क्लास में यूज कर सकते हैं। तो ये होते हैं स्कोप रूल्स। मींस आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं, आपके जो फंक्शंस हैं, वो क्लास के अंदर आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, आउटसाइड क्लास आप उसे कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इट इज डिफाइंड बाय द स्कोप रूल्स, राइट। एक बार यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्कोप ऑफ ए वेरिएबल इज ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर द वेरिएबल इज एक्सेसिबल। कहाँ पे आपका वेरिएबल एक्सेसिबल हो सकता है वही आपका स्कोप कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली स्कोप को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन किया हुआ है। द फर्स्ट स्कोप इज मेंबर वेरिएबल। मेंबर मीन्स जो क्लास लेवल स्कोप होता है। कोई भी मेथड, कोई भी फंक्शन अगर हमने क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया तो वो मेंबर वेरिएबल के नाम से पहचाना जाता है। इट मीन्स दीज वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड इनसाइड क्लास। हमें क्लास के अंदर डिक्लेयर करने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लास बनाई है क्लास टेस्ट, और उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया है वेरिएबल बी। अब ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा फंक्शन के बाहर होना चाहिए, ये फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, तभी ये क्लास का वेरिएबल है। सिमिलरली एक वेरिएबल बनाया है ए,
विद डेटा टाइप इंट। तो ये दोनों क्या है, क्लास के अंदर हैं मगर फंक्शन से बाहर है, देख सकते हैं आप। तो ये कहलाते हैं क्लास वेरिएबल और मेंबर वेरिएबल। ये आपकी क्लास में कहीं भी यूज हो सकते हैं, एनीवेयर इन द क्लास, एनीवेयर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वेरिएबल बनाए हैं, इनको आप कहीं पे भी यूज करें, इट्स अप टू यू, राइट। जैसे आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा, आपने स्टूडेंट क्लास बनाई थी, एज और नेम दो वेरिएबल्स बनाए थे, उनको आपने एक तीसरे फंक्शन, पहले तो आपने सेट नेम, गेट नेम, गेट एज, सेट एज, इन सारे फंक्शन में उनको यूज किया। आफ्टर दैट यू हैव एक्सेस दीज वेरिएबल इनसाइड योर मेन फंक्शन। तो क्लास लेवल और मेंबर वेरिएबल्स आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, एक बार इनके बारे में थोड़ा सा हम और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। वी कैन डिक्लेयर एनीवेयर इन द क्लास। आप नीचे भी लिख सकते हैं क्लास के, मतलब क्लास के नीचे मतलब इन क्लास का जो कर्ली ब्रेसेस है, आप आइदर से यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, बात सेम है। बट ये आउटसाइड द फंक्शन होनी चाहिए, जो आपके फंक्शन है क्लास के फंक्शन उनके बाहर होने चाहिए, ठीक है, आउटसाइड मेथड्स। अब यहाँ पे इनके कुछ एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, बट इनसे आपके स्कोप में कोई चेंज नहीं आएगा। अब एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, बेसिकली आप उन मेंबर वेरिएबल्स, उन फंक्शन वेरिएबल्स को कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, कितनी उनकी लिमिटेशन है, वो कितना आप उसको आउटर वर्ल्ड को दिखाते हैं, ये होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर, दिस वन। तो चार टाइप के मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर आपके पास अवेलेबल हैं। दीज फोर आर पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट। अब क्लास मेंबर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर आपने किसी क्लास मेंबर को पब्लिक डिक्लेयर किया है तो आप उसे सब क्लास में भी यूज कर सकते हैं, किसी पैकेज के अंदर भी यूज कर सकते हैं। पैकेज मीन्स ए नंबर ऑफ क्लासेस डिक्लेयर्ड इनसाइड ए डिफाइंड पैकेज। तो क्लास ए क्लास बी के पब्लिक वेरिएबल्स को यूज कर सकती है, बी सी के यूज कर सकती है, और वाइस वर्सा। मतलब ये चारों आपस में इसके जितने भी पब्लिक क्लास मेंबर्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। और सिमिलर टू वर्ड, मतलब दुनिया में जितनी भी क्लासेस हैं वो इस क्लास के पब्लिक मेंबर्स को इजीली यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्टेड। यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखने में गलती हो गई थी। प्रोटेक्टेड के लिए जो क्लॉज हैं वो ये हैं, ये आपके सिर्फ और सिर्फ सब क्लास में यूज हो सकते हैं। पैकेज मीन्स जो क्लास सेम पैकेज के अंदर पड़ी हैं वो इसको यूज नहीं कर सकती हैं। सिमिलरली आउटसाइड वर्ड भी इनको यूज नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो आपकी सब क्लास है वो ही आपके सुपर क्लास के प्रोटेक्टेड क्लास मेंबर को यूज करेगी, राइट। ये आपके गोइंग थ्रू नेक्स्ट चैप्टर्स में भी आएगा, तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी मैं जस्ट आपको स्कोप के हिसाब से आपको मैं एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। थर्ड वन इज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट आप सब क्लास में भी यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट्स के लिए आपको कोई भी कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे पब्लिक के लिए आपको पब्लिक कीवर्ड लगाना है, प्रोटेक्टेड के लिए आपको प्रोटेक्टेड कीवर्ड लगाना है, प्राइवेट के लिए आपको प्राइवेट कीवर्ड, मगर डिफॉल्ट के लिए कोई कीवर्ड नहीं, नो कीवर्ड। जैसे आप इससे पहले देखें, ये आपका डिफॉल्ट है क्योंकि यहाँ पे कोई भी कीवर्ड नहीं है इनसे पहले, बट दिस इज प्राइवेट, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे पब्लिक होता तो ये पब्लिक होता, मीन्स कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं। इफ दिस इज प्रोटेक्टेड then we can use this variable only inside your subclass। तो डिफॉल्ट सब क्लास के अंदर यूज हो सकता है एंड पैकेज के अंदर यूज हो सकता है, बट दुनिया में और कहीं यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। और प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लास के अंदर यूज होगा, दैट्स इट। प्राइवेट मीन्स कंप्लीटली प्राइवेट है वो, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर और मॉडिफायर्स। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्कोप। सेकेंड स्कोप जो आपका है वो है लोकल वेरिएबल्स और मेथड लेवल स्कोप। Variables declared inside a method have method level scope and cannot be accessed
आउटसाइड द मेथड, इसी मेथड के अंदर डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स या उनका स्कोप मेथड लेवल स्कोप बोला जाता है। उन्हें आप मेथड के बाहर कहीं भी यूज नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आई हैव ए क्लास टेस्ट, ये आपकी क्लास टेस्ट है। आपने एक मेथड क्रिएट किया मेथड 1 और इसके अंदर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट एक्स। तो इस इंट एक्स की जो इंट एक्स का स्कोप होगा, स्कोप मीन्स वो कहाँ तक यूज हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस करली बेसिस के अंदर होगा। दैट्स इट। आप उसको क्लास के अंदर किसी दूसरे मेथड में यूज नहीं कर सकते, मेन मेथड के अंदर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इस करली बेसिस के अंदर उनका यूज होगा। जैसे ही आपने इसको डिक्लेयर किया ये क्रिएट हो गया, और जैसे ही आपका करली ब्रेसेस एंड हुआ ये खत्म हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। एक ऐसे वेरिएबल जो आपके हीप में स्टोर होते हैं। मेमोरी में दो टाइप के स्पेस होते हैं, वन इज हीप एंड सेकेंड वन इज स्टैक। तो जो क्लास के आपके जो क्लास मेंबर होते हैं वो हीप में स्टोर होते हैं, एंड फंक्शन लेवल मेंबर आर स्टोर्ड इन स्टैक। तो ये स्टैक में स्टोर होते हैं। तो स्टैक में क्या होता है कि जैसे ही आपका कर्ली ब्रेसेस एंड हुए, स्टैक से आपकी वैल्यू गायब हो जाती है। बट हीप विल स्टोर योर वैल्यू टिल योर गार्बेज कलेक्टर रन्स। मतलब जब तक आपके सिस्टम में गार्बेज कलेक्टर नहीं चलेगा तब तक आपके क्लास के मेंबर वेरिएबल्स खत्म नहीं होंगे। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दो टाइप की मेमोरी होती है, हीप एंड स्टैक। हीप विल स्टोर योर क्लास मेंबर वेरिएबल व्हाइल स्टैक विल स्टोर योर मेथड लेवल मेंबर्स और वेरिएबल्स। जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं एग्जिस्ट नहीं करते हैं आफ्टर मेथड एग्जीक्यूशन इज ओवर, राइट। तो नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट स्कोप। नेक्स्ट स्कोप इज लूप वेरिएबल। लूप वेरिएबल को हम ब्लॉक स्कोप भी बोल सकते हैं। लूप वेरिएबल मीन्स दोज वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड योर लूप। लूप के करली ब्रेसेस के अंदर आपके डिक्लेयर होते हैं और करली ब्रेसेस खत्म होते ही खत्म हो जाते हैं। दीज आर सिमिलर टू मेथड्स इन पिक्चर, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ करली ब्रेसेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखते हैं एक क्लास है टेस्ट, आपने एक मेन फंक्शन बनाया, उसके अंदर आपने एक वेरिएबल क्लास मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया। सॉरी, दिस इज नॉट क्लास मेंबर, दिस इज फंक्शन लेवल, राइट। And sorry, this is inside your main function. So here we are declaring a variable x having value 10. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, आप इस वेरिएबल को, वेट ए सेकेंड, so here we have variable x and we are printing this variable x inside our main function. So this is okay. बट अगर हम चाहें कि हम इसे बाहर प्रिंट करें तो यहाँ पे एरर दे देगा, एरर दैट सिंस वेरिएबल एक्स इज आउट ऑफ स्कोप, यहाँ पे एरर दे देगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट जितने भी वेरिएबल जो भी आपके कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर होंगे आइदर इन मेथड और लूप, वो आपके सिर्फ वहीं तक एग्जिस्ट करेंगे। क्लास में भी सेम चीज होती है, मगर क्लास एंड तक आपके कर्ली ब्रेसेस मेंटेन करता है, तो आपकी पूरी क्लास में अवेलेबल रहता है। तो दिस इज द वे यू कैन डिक्लेयर वेरिएबल्स इन Java and how their scope is defined, right? अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पढ़ सकते हैं। इन जनरल कर्ली ब्रैकेट्स डिफाइंस स्कोप। आपके जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं वो आपके स्कोप को डिफाइन करते हैं। जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो सिर्फ विद इन द सेम सेट ऑफ ब्रैकेट में ही काम करते हैं।
राइट। जहां पे ब्रैकेट खत्म वहां पे आपका स्कोप खत्म। एनी वेरिएबल डिफाइंड इन ए क्लास आउटसाइड ऑफ एनी मेथड कैन बी यूज्ड बाय ऑल द मेंबर्स। ये आपके क्लास मेंबर हो गए। इनसाइड ए मेथड दिस कीवर्ड, जैसा कि हमने एक मेथड इससे पहले भी देखा था गेट एज और सेट एज। सेट एज मेथड में हमने दिस कीवर्ड का यूज किया। दिस कीवर्ड बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, उस रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है जो इस मेथड को एक्सेस कर रहा हो। ठीक है, तो मैंने स्टूडेंट डॉट सेट एज किया, इट मीन्स यहाँ पे जो दिस लिखा हुआ है वो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। राइट, दिस कीवर्ड इज used to reference the current class variable. For a variable to be read after the termination of a loop, it must be declared before the body of the loop. अगर आप चाहते हैं कि कोई वेरिएबल आपके लूप के टर्मिनेशन के बाद भी अलाइव रहे तो आपको उसे एज ए क्लास मेंबर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर while defining or declaring any variable inside a class as a member variable or as a function variable, right? So let's go to the next slide. Next thing is reference variable and reference value. रेफरेंस वेरिएबल बेसिकली ऐसे वेरिएबल होते हैं जो आपके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इन वेरिएबल्स में आपकी ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं। इट इज द ओनली वे टू एक्सेस एन ऑब्जेक्ट। अगर आपका रेफरेंस वेरिएबल किसी स्पेसिफिक टाइप से बाइंड है, मींस आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, लेट्स सपोज यहाँ पे बात करते हैं, ये आपका रेफरेंस वेरिएबल है, इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है, ये आपका हीप है मेमोरी में, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट में बोलता हूँ ओबीजे, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये जो स्टूडेंट है, ये कीवर्ड है, इसे बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल, और ये रिफर कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्टूडेंट क्लास। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्पेसिफिक टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस टाइप कैन नेवर बी चेंज्ड। These reference variable can be declared as static variables, instance variable, method parameter और local variable। आप किसी भी तरीके से इन रेफरेंस वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अभी बाद में मैं आपको अपकमिंग लेक्चर्स में बताऊंगा। स्टैटिक वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल जो आपके प्योरली क्लास से बिलोंग करते हैं, जो क्लास मेंबर्स होते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल जो आपके ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। मेथड पैरामीटर जो आपके मेथड का पार्ट है, और लोकल वेरिएबल जो आप लूप या मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं। अगर कोई रेफरेंस वेरिएबल आपने फाइनल डिक्लेयर किया हुआ है तो वो दोबारा से कभी भी रीअसाइन नहीं होता है। इट मीन्स ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। डेटा हम चेंज कर सकते हैं, बट रेफरेंस वेरिएबल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक क्लास है स्टूडेंट, उसका उसके साथ ही मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल स्टूडेंट क्रिएट किया हुआ है विच विल स्टोर ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्टूडेंट। so this is reference variable, and here are the states, that is roll number, marks, name, और यहाँ पे आपके बिहेवियर। ठीक है, तो रेफरेंस वेरिएबल मीन्स द वेरिएबल दैट इज होल्डिंग योर ऑब्जेक्ट, एंड रेफरेंस वैल्यू इट्स स्टेट, मार्क्स, नेम एंड बिहेवियर। जो भी आपके क्लास में डिफाइंड एट्रीब्यूट्स बिहेवियर हैं उनकी वैल्यूज को आप रेफरेंस वैल्यू बोलते हैं। बेसिकली रेफरेंस वैल्यू सिंपल वर्ड्स में एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट से अटैच्ड कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हैं। राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाउ टू इनिशियलाइज लोकल वेरिएबल। जावा में लोकल वेरिएबल्स किस टाइप से इनिशियलाइज होते हैं? बेसिकली लोकल वेरिएबल्स डजंट हैव एनी डिफॉल्ट वैल्यू। जावा में इनकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है, आपको कोई ना कोई वैल्यू इनको देनी है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लोकल वेरिएबल्स की। लोकल वेरिएबल्स मीन्स जो आपके मेथड के अंदर डिक्लेयर होते हैं, मेथड्स, और दूसरा आपके ब्लॉक के अंदर। ब्लॉक हो सकता है
लूप हो सकता है, दैट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो इसके अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं वो होते हैं लोकल वेरिएबल्स। इनकी कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। कंपाइलर हमेशा चेक करता है कि वेदर दीज लोकल वेरिएबल्स आर असाइंड ए वैल्यू बिफोर यू आर यूजिंग इट। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो इसको कंपाइल नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है वेरिएबल चेक, इसमें हम वेरिएबल की वैल्यू को चेक कर रहे हैं। इसके अंदर मैंने एक मेन मेथड बनाया है एंड हेयर आई एम डिक्लेयरिंग और डिफाइनिंग ए वेरिएबल हैविंग इंट डेटा टाइप। अब ये एक लोकल वेरिएबल है क्योंकि एक मेथड के अंदर डिक्लेयर्ड है और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, नथिंग आई हैव असाइंड। तो जैसे सी में होता है कि गार्बेज वैल्यू आती है या जीरो आती है, यहाँ पे ये कुछ भी वैल्यू नहीं होगी और कंपाइलर सिंपली एरर प्रिंट करेगा। तो वाइल कंपाइलिंग आपके पास एक एरर आएगी, वेरिएबल आई माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, मतलब आपको वेरिएबल आई को इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। तो आइदर आप क्या करें, जब आप उसको डिक्लेयर कर रहे हैं उसी टाइम पे उसकी कोई वैल्यू सेट कर दें, और दूसरा तरीका ये है आप सेकेंड लाइन में उसको सेट कर दें। दीज आर द टू वेज यू कैन डिक्लेयर और इनिशियलाइज योर वेरिएबल्स दैट इज प्रेजेंट इनसाइड योर मेथड और इनसाइड योर ब्लॉक। गॉट इट? तो ये है कैसे आपके लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज होते हैं इन जावा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर्स अगर आप लिटरली इस मीनिंग को देखें, इट मीन्स कंस्ट्रक्टर्स आर कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव समथिंग, मतलब कंस्ट्रक्शन मीन्स कुछ बन रहा है यहाँ पे। कंस्ट्रक्टर ऐसी मेथोलॉजी है जिसके थ्रू आप एक ऑब्जेक्ट जावा में क्रिएट करते हैं। इन सिंपल वर्ड, कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन जावा। इनका जो कोड होता है वो सिमिलर टू मेथड होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कंस्ट्रक्टर और मेथड्स में। जैसे ही आप किसी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो आपका हमेशा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा मेमोरी में आपका एक ऑब्जेक्ट एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में आपकी हेल्प करता है। जैसे ही आप न्यू कीवर्ड के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमेशा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। दो टाइप के यहाँ पे कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक होता है नो आर्ग्यूमेंट, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, एंड सेकेंड वन इज पैरामीटराइज, सेकेंड होता है आपका विद पैरामीटर। एक बार हम इसको कोड को देख लेते हैं, कोड को देखेंगे आपको इजीली पता चल जाएगा व्हाट आर कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, तो तीन रूल्स मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर शुड हैव सेम नेम एज द क्लास, हमेशा क्लास का जो नेम होगा वही आपके कंस्ट्रक्टर का भी नाम होगा। कंस्ट्रक्टर का कभी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर को कभी भी आप एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स सिर्फ उसको बना के छोड़ देना, ऐसा नहीं कर सकते। स्टैटिक आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, फाइनल आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, एंड सिंक्रोनाइज आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये चार कीवर्ड आप कंस्ट्रक्टर के आगे यूज नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं वाइल क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर। ये बेसिकली कंट्रोल करते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो ये चारों कीवर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं वाइल क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैंने बताया दो टाइप के कंस्ट्रक्टर आपके पास अवेलेबल हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जब कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी पैरामीटर आप पास नहीं कर रहे हैं, इट डजेंट हैव एनी पैरामीटर, देन इट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, क्लास नेम विथ राउंड पैरेंथेसिस, राउंड ब्रेसेस, एंड आफ्टर दैट कर्ली ब्रेसेस। जैसे आप मेथड लिखते हैं सिमिलर टू दैट है, यहाँ पे हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए, so it means this is default constructor. If there is no constructor in the class, compiler automatically create a default constructor. आपने देखा अभी स्टूडेंट क्लास में हमने जैसे देखा था, यहाँ पे देखिए आप, जैसे आप देख रहे हैं स्टूडेंट क्लास,
स्टूडेंट क्लास में अभी आप देखेंगे कि जब आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो यहाँ पे आपने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं, तो ये कंस्ट्रक्टर कहाँ से आया है? ये है कंस्ट्रक्टर आपका। अगर आप देखें तो ये आपका एक कंस्ट्रक्टर है। बाय डिफॉल्ट होता क्या है, जैसे ही आप अगर कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो आपका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद सेम नेम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, याद रखिए। तो दिस इज योर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। यू डोंट हैव टू वरी, ये सिंपली ऑटोमेटिकली क्लास के क्रिएशन पे क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही आप यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाएगा। आप इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। हाउ टू ओवरराइड दिस, इसके अंदर आप कुछ लिख दीजिए, system dot out dot println I am inside my constructor। अब यहाँ पे मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया है। इट मीन्स जैसे ही आपकी क्लास क्रिएट होगी, यहाँ पे जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ये स्टेटमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको रन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। जावा सी से मैं इसको कंपाइल करूंगा, स्टूडेंट और जावा। इसको कंपाइल करते ही आपकी क्लास कंपाइल हो जाएगी और इसको जब मैं रन करूंगा तो देखिए पहले आपका जो स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, आई एम इन साइड योर, आई एम इन साइड माई कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद आपका प्रिंट हुआ नेम एंड एज। तो जैसे ही आपने क्लास क्रिएट की आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हैं वो प्रिंट हो जाएंगी यहाँ पे। इससे पहले क्या था कि ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड था और उसके अंदर हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हमने बनाया नहीं था कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं खुद से और अपने पुराने कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर रहे हैं और इसके अंदर हम कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं। So this is the way you can create your default constructor. Sorry. So ये क्लास एक बाइक है, एक मैंने क्लास बाइक बनाई है। कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिकली इस बाइक क्लास में एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। गॉट इट? नेक्स्ट चलते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। A constructor which has a specific number of parameters is called parameterized constructor। जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ पैरामीटर हो वो होगा आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट क्लास बनाई है, उसके अंदर दो वेरिएबल रोल नंबर एंड मार्क्स क्रिएट किए हुए हैं। अब यहाँ पे मैं अपना एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे मैं दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ और उसे ऑब्जेक्ट में सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे छोटा टी होगा क्योंकि ये कीवर्ड है। दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, दिस डॉट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स। होगा क्या, जैसे ही मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा स्टूडेंट एस, ये मेरा ऑब्जेक्ट है एस, न्यू स्टूडेंट। एक तरीका तो ये है कि मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर दूं, दूसरा है मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। तो रोल नंबर मैंने इसका लिख दिया 1 2 3 एंड सेकेंड थिंग इज मार्क्स, मार्क्स आर 100। तो ये आपका है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो इसके कॉल पे सिंपली क्या होगा, आपकी जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में वैल्यू सेट हो जाएगी। गॉट इट? तो दिस इज योर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैन बी डिफरेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं आप। उससे क्या होता है कि जैसे आपका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो ऑलरेडी यहाँ पे है प्रेजेंट, आपने एक कंस्ट्रक्टर ये बना दिया। अब आप चाहते हैं कि एक तीसरा कंस्ट्रक्टर मैं बनाऊं जिसमें नेम भी आ जाए। यहाँ पे इसको स्ट्रिंग कर देते हैं, ये स्ट्रिंग होगा यहाँ पे।
ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ तीसरा कंस्ट्रक्टर बने तो सिमिलर टू दैट आई विल क्रिएट अनदर कंस्ट्रक्टर विच इज विच विल टेक नेम एज एन पैरामीटर। ठीक है, तो ये मेरा तीसरा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बन गया जो आपके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट कर रहा है। तो दिस इज द वे यू कैन क्रिएट योर कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर और मेथड्स में डिफरेंस क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट मींस इट्स एट्रीब्यूट्स, जितने भी एट्रीब्यूट्स, जैसे अभी हमने डिस्कस किया रोल नंबर देखा हमने, आफ्टर दैट हमने देखा मार्क्स, इन सबको डिक्लेयर करने में आपकी हेल्प करता है नेम। तो ये सारे वेरिएबल सारे एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर करने में आपकी हेल्प करता है। while method are used to expose the behavior of an object। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता कंस्ट्रक्टर का, जबकि जावा में मेथड्स का कोई ना कोई रिटर्न टाइप होता है। चाहे अगर आपने कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखना है तब भी आपको यहाँ पे वॉइड लिखना पड़ेगा, मगर कंस्ट्रक्टर में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये अपने आप कॉल होता है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, मगर मेथड को आपको एक्सप्लिसिटली खुद से कॉल करना होता है। जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको प्रोवाइड करता है अगर आपके क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल ना हो, वाइल इन केस ऑफ मेथड्स कोई भी आपको डिफॉल्ट मेथड प्रोवाइड नहीं होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम एज क्लास होना चाहिए, वाइल मेथड के साथ ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। मेथड्स नेम मे और मे नॉट बी सेम एज द क्लास नेम। जनरली मेथड का नाम क्लास नेम की तरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एज ए कंस्ट्रक्टर ही ट्रीट किया जाएगा, राइट। तो इट विल क्रिएट अननेसेसरी कंफ्यूजन इन योर प्रोग्राम। तो हमेशा मेथड का नाम डिफरेंट टू द क्लास होना चाहिए। एक बार मैं इनका आपको ओवरव्यू एक डेमो दूंगा, पहले हम एक बार जो आपकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स को जावा में दो टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव एंड द सेकेंड वन इज नॉन प्रिमिटिव। Primitives are those data types which can't be divided into smaller ones। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करें, इंटीजर की कैटेगरी में चार डेटा टाइप्स आपके पास अवेलेबल हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। बेस्ड ऑन देयर साइज एंड रेंज वी हैव कैटेगराइज इंटीजर इनटू फोर टाइप्स। सिमिलरली फ्लोट वैल्यूज के लिए आपके पास फ्लोट एंड डबल टू टाइप्स यू हैव अवेलेबल इन जावा। Similarly, for character, for A, B, C, D, you have char keyword or char data type. And similarly, for Boolean values, you have Boolean. अब नॉन प्रिमिटिव की बात करें, अगर आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को कंबाइन करें और इनका यूज करते हुए कोई नया डेटा टाइप क्रिएट करें तो वो होते हैं नॉन प्रिमिटिव। तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है क्लास आपने देखी, इसमें एट्रीब्यूट्स की आप हेल्प लेते हैं, स्टेट्स की आप हेल्प लेते हैं, तब जाके आपकी क्लास क्रिएट होती है। इनको फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है। इंटरफेस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। एरेज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। दीज आर नॉन प्रिमिटिव, दीज आर प्रिमिटिव्स। यहाँ पे एक बार इनका कीवर्ड और इनके साइज देख लेते हैं। कैरेक्टर is having 16 bit with 2 bytes in memory. Byte will have 1 byte with 8 bit. Short will have 2 byte with 16 bit. Integer will have 4 byte with 32 bit। ये सेम रहेगा फॉर 64 बिट फॉर 32 बिट। ऐसा नहीं है कि सी, जैसा आपने सी और सी प्लस प्लस में देखा कि इनकी वैल्यू चेंज होती है, अगर जावा में ये नहीं एप्लीकेबल होता है, तभी आपकी जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। फॉर फ्लोट यू हैव 4 बाइट विथ 32 बिट्स। फॉर लॉन्ग यू हैव 8 बाइट्स विथ 64 बिट्स। फॉर डबल यू हैव 8 बाइट विथ 64 बिट्स। एंड बुलियन false and true, there are only 2 values। ये इनकी रेंज है कि मिनिमम ये कितने में जा सकते हैं और मैक्सिमम कहाँ तक जाती रहती है।
आपको पता ही है कि रेंज कैसे डिफाइन होती है, ये हम ऑलरेडी सी और C++ में पढ़ चुके हैं. इट्स अप टू हाउ मच बिट्स you are having in your memory. So 2 to the power minus 2, 2 to the power plus, इस तरीके से आपकी रेंज डिवाइड होती है. इस रेंज तक ये जा सकता है. अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको हम सिंपली जो माइनस वाला पार्ट है उसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे. तो इन दिस वे यूर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इज डिफाइंड. राइट, नेक्स्ट चलते हैं. इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती हैं. बाइट के लिए अगर मैं बात करूं, बाइट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0. शॉर्ट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0. इंट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0. लॉन्ग के लिए 0 विद एल, फ्लोट के लिए 0.0 विद एफ, डबल के लिए 0.0 विद डी. फॉर कैरेक्टर इट विल बी यू 4 times 0. फॉर स्ट्रिंग इट विल हैविंग नल वैल्यू एंड फॉर बुलियन इट विल हैविंग फॉल्स वैल्यू. अब यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यूज की जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ क्लास मेंबर के लिए ही एप्लीकेबल होगी. अगर ये क्लास के मेंबर हैं तभी ये एप्लीकेबल होगी. ठीक है, अगर ये लोकल मेंबर हैं तो दिस will not applicable in your local functions or in your blocks. तो आज के लिए हम अपने चैप्टर को यहीं पे, अपने लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू कंस्ट्रक्टर्स, स्कोप, डेटा टाइप्स, इनके बारे में बताऊंगा. आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक्स. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए. जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना चैनल ग्रो होगा और आपको भी हेल्प मिलेगी. तो थैंक यू वंस अगेन एंड बाय.